गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भारत का भूगोल की सीरीज हम कर रहे हैं। भारत का भूगोल का ये पांचवा चैप्टर में पांचवा अध्याय आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज हम इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे जो भारत के जितने भी आइलैंड हैं उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह तो शामिल होगा ही, और बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जिसमें पुदुचेरी, ये सारे जो आइलैंड हैं इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और भारत की थोड़ा ओवरव्यू में मैं आपको दूंगा और एक एक करके इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगर मैं सबसे पहले ओवरव्यू की बात करूं तो देखिए, मैंने भारत का पूरा नक्शा आपको बताया था कि देखिए ये भारत की जो टोटल सीमा जो लगती है, पाकिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है, यहाँ चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और यहाँ पे म्यांमार से लगती है, और जो बांग्लादेश है इससे भारत की जो सबसे बड़ी सीमा लगती है। और जो भारत का जो तटीय, तो तटीय सीमा की अगर मैं कुल जलीय वो देखूँ, लंबाई देखें इसमें, देखें तो इसमें 75 से 16 किलोमीटर की लगभग आती है। और अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं तो लगभग 15,200 किलोमीटर इसकी लैंड बाउंड्री आती है। और उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई बात करूं तो 3214 किलोमीटर आती है। अगर मैं पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2933 किलोमीटर की इसकी आती है। और कर्क रेखा और वक्र रेखा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी। और आज हमें जो जानना है वो जानना है ये वाला जो क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का बारे में आज हम जानेंगे इस वाले भाग में। तो अब हम थोड़ा इसमें ओवरव्यू में और देता हूँ। देखिए, मैंने ये भी आपको पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था, जो हमारा तटीय मैदान है इस वाले क्षेत्र को, जो गुजरात का ये वाला क्षेत्र है, इसको काठियावाड़ तट बोलते हैं, इसको कोंकण तट बोलते हैं, इसको कैनरा तट बोलते हैं, इसको मालाबार तट बोलते हैं। मालाबार एक्सरसाइज भी आपने सुनी होगी, जिसमें क्वाड के सभी सदस्य, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्वाड में कितने देश आते हैं, तो क्वाड में आते हैं 4 देश। 4 कौन से देश आते हैं, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान एंड जो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये देश जो हैं और मतलब एक क्वाड के सदस्य हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी हाल ही में एक नया ग्रुप भी बना है, आई टू यू टू, आई हाँ, I2U2 जो अभी नया ग्रुप बना है, उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो उसमें इंडिया, इसराइल और इसके बाद यूएई एंड यूएसए। तो ये रिसेंटली ग्रुप हैं जो अभी हाल ही में बने हैं। इस वाले इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। जो ये वाला जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन ये उत्तरी सरकार या उत्कल तट भी इसको बोला जाता है। उत्कल तट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जो लक्ष्य जो पुडुचेरी है। पुडुचेरी के मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पुडुचेरी एक मतलब 4 आइलैंडों का ये ग्रुप है, जो एक यूटी नाम दिया गया है। क्या था कि ये पहले जो फ्रेंच की कॉलोनी थी 1674 से लेके ये जो अभी आज़ाद हुई थी 1962 में आज़ाद हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि ये 1962 में आज़ाद हुआ था। और अगर मैं ये बात करूं कि इसमें कितने आइलैंड आते हैं, तो देखिए इसमें जो यनम है ये आंध्र प्रदेश के नज़दीक ये आइलैंड है। इसके बाद पुदुचेरी चेन्नई का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको पुदुचेरी बोला जाता है। उसको जो कराईकल वाला हिस्सा है ये भी आपका तमिलनाडु में है। और जो माहे है वो केरल के पास है, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है। तो इन चारों को मिला के जो फ्रेंच की कॉलोनी थी इसको हम यूटी नाम देते हैं। और यहाँ पे जो मतलब जो क्या होता है कि उपराज्यपाल यहाँ पे होते हैं, तो वो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको संभालते हैं। तो ये है। अगर मैं यहाँ पे कम्युनिटी की बात करूँ तो टोटल पॉपुलेशन जो यहाँ पे है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 12,44,000 इन चारों आइलैंडों में पाई जाएगी। और ये चारों जो आइलैंड हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट भी हैं ये। तो इनके 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के ही एक पूरा यूटी बनाई गई है इसमें, जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, लगभग 87%। और जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 86.6% इसका लिटरेसी रेट इसमें है। अब देखिए, ये है अपना प्यारा भारत। तो ये है, देखिए अब मैं इसमें थोड़ा ओवरव्यू आपको देता हूँ। ये है मालदीव और ये है हमारा लक्षद्वीप। ये है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे पड़ेगा म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार पड़ेगा, यहाँ पे ये है बांग्लादेश, क्योंकि इनका बहुत सारा रोल अभी आने वाला है। ये बांग्ला जो देश है, बांग्लादेश ये पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो यहाँ पड़ेगा। तो इंडोनेशिया यहाँ पे है। और यहाँ पे जो ये वाला जो पानी का क्षेत्र है
ये वाली पानी के क्षेत्र को बोलते हैं अंडमान सी, अंडमान सागर। और ये वाला जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है ये वाला क्षेत्र है। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊं तो भारत में लगभग जो टोटल आइलैंड हैं, अगर मैं भारत में टोटल द्वीपों की संख्या देखूं, टोटल जो आइलैंड हैं, जो टोटल आइलैंड भारत में जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत में लगभग 1382 आइलैंड हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि अंडमान में कितने आइलैंड हैं, अंडमान में है 572 आइलैंड, अंडमान निकोबार में लगभग 572 आइलैंड हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, लक्षद्वीप की बात करूं तो 36 आइलैंड हैं, 36 आइलैंड हैं। लेकिन हमें जो मेजर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं इसमें इनकी बात करूँ तो लगभग यहाँ पे जो लोग रहते हैं और लोग रहने वाले टोटल आइलैंड यहाँ पे जो हैं वो है लगभग 38 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ पे। और मेजर जो हमें जो अच्छे बड़े आइलैंड हैं उनके बारे में ही हम जानेंगे। और यहाँ पे जो दो आइलैंड ऐसे भी हैं जो ज्वालामुखी आइलैंड भी हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। अब हम मैप के द्वारा समझते हैं इन सब चीज़ों को। मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। मैप के द्वारा ऐसे समझते हैं हम कि देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ये है भारत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा जो बांग्लादेश है, ये वाला जो क्षेत्र है बांग्लादेश है। फिर यहाँ से ये वाला म्यांमार है, फिर यहाँ से थाईलैंड, ये सब चला आएगा यहाँ पे। फिर ये ये जो इंडोनेशिया के दो आइलैंड हैं यहाँ पे। और हमारी जो ये आइलैंड हैं, देखिए अब मैं इन आइलैंडों के बारे में आपको बताता हूँ। क्या है कि एक जो यहाँ पे कोको आइलैंड है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र है, म्यांमार। यहाँ का जो क्षेत्र है ये है थाईलैंड, थाईलैंड ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो क्या है म्यांमार की छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनको बोलते हैं वो कोको आइलैंड, कोको आइलैंड इनको बोलते हैं। और यहाँ से हमारा शुरू होता है, कोको आइलैंड के बाद हमारा शुरू होता है सबसे पहले जो हमारा आइलैंड आता है। अब इसमें थोड़ा बड़े मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ठीक से दिखे। मैं 4 आइलैंड आपको बना के बता दे रहा हूँ, ये 4, ठीक है। ये अंडमान का है। और यहाँ पे जो निकोबार के हैं उनके बारे में, निकोबार के मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये 3 बना दिए हैं निकोबार के। तो यहाँ पे जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम कोको चैनल, कोको, खूब पूछा जाता है ये कोको चैनल, कोको चैनल इसको हम बोलेंगे। तो ये क्या है कि कोको चैनल किनको अलग करती है, कोको चैनल अलग करती है कोको आइलैंड और अंडमान के। अब मैं जो ये आइलैंड मैंने 4 बनाए हैं इनके बारे में नाम देता हूँ। सबसे पहले उत्तर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न आइलैंड या उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। यह है उत्तरी अंडमान। अब मैं थोड़ा पेन का कलर थोड़ा चेंज किए ले रहा हूँ। यह है उत्तरी अंडमान, ये है मिडल अंडमान, ये है यहाँ पे अंडमान सागर यहाँ पड़ेगा, जो अंडमान सागर है वो यहाँ पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल यहाँ पड़ेगी पूरी, ये पूरा जो क्षेत्र है बे ऑफ बंगाल का है, ये अंडमान सागर है। तो ये वाला जो आइलैंड है ये है मिडल अंडमान, जो मिडल अंडमान, मिडल अंडमान ये है। अगर इस वाले आइलैंड को बोलूँ तो ये है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है। ये साउथ अंडमान और इसको हम बोलेंगे लिटिल अंडमान, ये वाला जो है लिटिल, इसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जो अंडमान है, देखिए अगर मैं थोड़ा इसमें फैक्चुअल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फैक्चुअल पॉइंट में ये है कि लगभग यहाँ से जो एक चैनल गुजरती है, यहाँ से एक चैनल गुजरती है जिसको हम डंकन पास बोलते हैं, डंकन पास इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं डंकन पास।
अब हम ये देखते हैं कि ये अब मैंने आइलैंड ये वाले बना दिए। अब हम नीचे वाले अंडमान हम देखते हैं। अगर मैं अंडमान की अगर मैं टोटल बात करूं तो इसमें जो क्या है कि जो टोटल आइलैंड मैंने अभी आपको 572 बता ही दिए कि टोटल लगभग 572 आइलैंड हैं। और इसमें आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें जो टोटल हैं इसमें है लगभग 247। और इसमें है लगभग जो आइलैंडों की जो टोटल आइलैंडों की अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग यहाँ पे हैं, ये पूरा 572 आ जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले इसको बोलते हैं हम कार निकोबार। यह है कार निकोबार। और एक चीज़ और है, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल है इसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट चैनल के बारे में बात करूं, देखिए जो अगर मैं 8 डिग्री चैनल की बात करूं, 8 डिग्री चैनल अभी मैं आपको बताऊंगा और 9 डिग्री चैनल अभी बताऊंगा। और अगर मैं 38 डिग्री चैनल की बात करूं, 38 डिग्री चैनल है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है 38 डिग्री चैनल। अगर मैं 49 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 49 डिग्री है कनाडा एंड यूएसए के बीच। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो कार निकोबार ये हो गया। कार निकोबार के यहाँ ये बात आएगा, ये है लिटिल निकोबार। ये है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार ये है ग्रेटर निकोबार। नीचे वाले को बोलते हैं ग्रेटर निकोबार। ये ये इसमें इसको में इस तरीके से हम बांट सकते हैं इसको। मैंने आपको ये बता दिया। अब हम आगे के बारे में बोलते हैं। देखिए ये बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। अब हम कुछ फैक्चुअल पॉइंट इसमें देखते हैं। देखिए क्या है कि जो अंडमान द्वीप समूह का जो मिडिल अंडमान है ये सबसे बड़ा द्वीप है। जी, जो देखिए मैं लिख के भी आपको बता दे रहा हूँ एक एक चीज़। जो मध्य अंडमान, जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान, अंडमान द्वीप समूह का, अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर इसकी बात करूं कि जो नॉर्थ बटन द्वीप है वो सबसे छोटा है। नॉर्थ बटन आपका पड़ेगा यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में। नॉर्थ बटन है बहुत छोटा सा, आपको जो आइलैंड है ये यहाँ पे हो पड़ता है। इसको हम नॉर्थ बटन इसको बोलते हैं। और अगर मैं अंडमान निकोबार की अगर मैं राजधानी देखूँ तो पोर्ट ब्लेयर वो आपको यहाँ मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर मिलेगी आपको साउथ अंडमान में, आपको पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ की राजधानी है, क्योंकि राजधानी इसकी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। तो अगर मैं क्या है कि अंडमान द्वीप एक पर्वतीय द्वीप का उदाहरण माना जाता है। पर्वतीय द्वीप मैंने अभी आपको पिछले वाले उसमें बताया भी था आपको। देखिए पर्वतीय द्वीप इसको बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने ये श्रृंखला पढ़ी थी, जब हमने ये देखा था, जब हमने ये जब हम इसको पढ़ रहे थे, हम हिमालय को पढ़ रहे थे, तो हिमालय को हमने बहुत सारे इसमें पर्वत देखे थे। तो जो हमारा जो शिवालिक था, नीचे का जो शिवालिक वाला पार्ट था यहाँ गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश से एकदम से मुड़ के आता है, लेकिन बीच में फिर गायब हो जाता है। तो यहाँ फिर उसका निकलता है। तो फिर निकलता है। ये क्या होता है कि जो क्या है कि जो इंडियन प्लेट है जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो जो कुछ भाग है इसका, ये वाला ईस्ट वाला भाग है वो यहाँ पे गायब हो जाता है, नीचे रह जाता है। लेकिन यहाँ वाला जो ये वाला भाग है जो ऊपर आ जाता है, ये वाला भाग। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये पर्वतीय द्वीप का उदाहरण है। क्या होता है कि जहाँ पे विस्फोट होता है नीचे जाती हैं प्लेटें, मैंने आपको पिछले वाली क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारे आइलैंड में बैरन आइलैंड है और नारकोडम आइलैंड है। जो बैरन आइलैंड है ये हमारा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एंड जो नारकोडम है, नारकोडम ये हमारा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है।
प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये इसका फैक्चुअल पॉइंट है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आगे की बात करूँ तो जो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान द्वीप समूह का, जी मैंने बताया था इसके बारे में। पोर्ट ब्लेयर भारत का जो अगर मैं पोर्ट ब्लेयर की ही बात करूँ, क्या है कि अभी मैंने आपको इसके बारे में भी आपको बताया है। मैं सीधे मैप में ही लेके चलता हूँ आपको। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने अभी आपको पोर्ट ब्लेयर के बारे में बताया था कि पोर्ट ब्लेयर आपका यहाँ पड़ेगा। अगर मैं पोर्ट ब्लेयर की बात करूँ तो पोर्ट ब्लेयर जो है भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। 13वां, क्योंकि 12 तो हमारे यहाँ पे पड़ेंगे, पूरे जो हमारा ये कोस्टल एरिया है यहाँ पे पड़ेंगे, जो लेकिन जो 13वां है, जो सबसे बड़ा जो हमारा बंदरगाह है, वो 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बारे में है। अब मैं एक नया पेज इसमें लिए ले रहा हूँ तो उसमें आपको समझाता हूँ। अब इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ इसमें। अगर मैं देखिए, अगर मैं क्या बोलूँ कि ये है हमारे अंडमान, मैंने अभी आपको बताया 2 3 4, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये आपका लिटिल अंडमान है, ये आपके लिटिल अंडमान है। ठीक है। तो इसमें जो वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो है, वो भी यहीं है। इसमें मिलेगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं मिलेगा। और जो पहले जो स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हुआ करते थे, उनको जब काले पानी की सज़ा देनी होती थी तो वो यहीं आकर दी जाती थी, काले पानी की सज़ा। क्या होता था कि बहुत सारे अंग्रेज़ों को ये लगता था कि ये लोग अगर आपस में बात करें तो लगभग उन्होंने लगभग 600 जो कमरों की यहाँ पे एक जेल बना के रखी थी। तो उससे ये होता था कि ऐसी जेल बना के रखी थी कि मतलब कोई काले पानी की सज़ा ये नहीं है कि काली पानी में रखेंगे, लेकिन हाँ, किसी से किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। ये होता था यहाँ पे जो वीर सावरकर हैं, इसलिए माना जाता है कि वीर सावरकर जो है कई बार यहाँ से छूट के भी भारत पहुँचे। यहाँ पे ये भी एक रूल था कि अगर आप काले पानी की सज़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ के जेल से अगर आप भाग के अगर कहीं चले जाते हो, यहाँ से निकल जाते हो, तो फिर आपकी जो सज़ा है वो माफ़ हो जाती है। इसको लेके बात होती थी। और ये जेल बनाई थी अंग्रेज़ों ने, ये बनाई थी लगभग 1874 के आसपास, जब क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा भारत में होने लगी थी उसके बाद। अगर मैं कुछ जनजातियों की बात करूँ, जनजातियाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ जनजातियों की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें नाम आता है जावरा। जावरा जनजाति के बारे में खूब सुना होगा आपने, जावरा जनजाति। जावरा जनजाति, उसके बाद आपने जरावा का नाम सुना होगा, जरावा जनजाति। उसके बाद आपने सुना होगा सोमपेन जनजाति, सोमपेन जनजाति। सोमपेन जनजाति भी आपकी यहीं पाई जाती है। और क्या है कि यह जनजाति सर्वाधिक जो सेंट लाइन द्वीप पर जो मिलती हैं, जो सेंट लाइन द्वीप यहाँ पे एक मिलता है, तो उसमें पाए जाते हैं ये। अगर जो सोमपेन, अभी क्या है कि एक यूएसए का एक नागरिक था, वहाँ पे गया था तो उसकी उन्होंने डेथ हो गई थी, उनको मार दिया था उसको। क्या है कि जो अगर मैं ये बात करूँ तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अंडमान निकोबार में ही मिलती है। जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, इनमें ही आपको जो सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो यहीं पाए जाएंगे। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं वो यहीं पाए जाएंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाएंगे। तो इसमें जो कुछ हैं, जो पहला अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं दूसरा बात करूं तो यहाँ पे गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान। गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी आपको में यहीं मिलेगा, और लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहीं मिलेगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ कर ये बात करूँ, भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है
भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपको जो ये नॉर्थ बटन है, मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था, नॉर्थ बटन आपको आइलैंड ये मिलेगा जो भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है। क्या है कि अब मैंने आपको बैरन और नारकोडम के बारे में आपको बता ही दिया है। देखिए, हाँ, और क्या हो रहा है कि जो क्या है जो जो सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र के लिए भी विकसित किया जा रहा है इन आइलैंडों में से, कि यहाँ पे जो हमारे जो अंतरिक्ष के लिए जो कार्यक्रम हमारे होते हैं, तो इसमें जैसे अगर कोई मिसाइल या फिर हमने कोई अगर कुछ भी टेस्ट करना है उसके लिए भी जो प्रक्षेपण केंद्र के लिए भी इसको वो किया जा रहा है। तो ये हैं इसके फैक्चुअल पॉइंट। अब मैं आता हूँ आपके जो लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो देखिए, अब मैं एक खाली मैप लिए ले रहा हूँ, तो खाली मैप में अब हम देखते हैं। तो देखिए, तो इसमें अब हम मैप के द्वारा ही समझेंगे। जैसे देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से तो देखिए यहाँ पे हमारे मिलेंगे जो आइलैंड हैं, इसको हम बोलते हैं चार आइलैंड हम यहाँ पे बनाए ले रहे हैं। इसके द्वारा ही हम समझ लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने दूर फैले हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से है। और यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। क्या हो रहा है कि जो लक्षद्वीप का जो ये वाला जो आइलैंड है इसको बोलते हैं हम मिनिकॉय। इसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। और इसको बोलते हैं हम ये क्या है कि कावारती। क्या है कि इसमें इसको हम एक ही मान सकते हैं। बहुत सारे आइलैंड है लेकिन हम इसको एक ही मानेंगे। इसको हम कावारती बोल सकते हैं। कावारती यहाँ की राजधानी भी है, कावारती द्वीप इसको बोल सकते हैं। और इस वाले को बोलते हैं हम प्रीति द्वीप। प्रीति द्वीप भी यही है। अगर मैं ये बात करूं कि लगभग इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो टोटल आइलैंडों की संख्या है वो है 36। इसमें टोटल आइलैंड आपको मिलेंगे। टोटल आइलैंड मिलेंगे आपको 36। अगर मैं ये बात करूं कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पेपर्स में ये पूछा जाता है। और मिनिकॉय और कावारती के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो ये है आपका 9 डिग्री चैनल। और देखिए, इसमें एक चीज़ और है, मैं पिछले वाले उसमें मैं बताना भूल गया कि जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर की अगर जो मैं ये बोलूँ कि हाई कोर्ट कौन सी लगती है, तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, बंगाल का हाई कोर्ट है, वो उसका लगता है। तो क्या होता है कि इनको अगर कोई भी केस लड़ना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तो वो आपका बंगाल का ही लगेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, लक्षद्वीप की बात करूँ, तो यहाँ पे केरल है। केरल से लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास दूर है, तो इसकी जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है केरल हाई कोर्ट, इसका लगेगा। ये है। क्या है कि ये जो ये वाले आइलैंड है हमारे, जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात करूं, तो इसका जो पहला फैक्चुअल पॉइंट ये है कि यह प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल भित्तियों से बना हुआ होता है। मैं प्रवाल भित्ति के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। कोरल द्वीप के बारे में आपने सुना होगा। यह एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, जो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। क्या है कि लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें जो कुल द्वीप हैं लगभग 36 हैं। और क्या है कि द्वीप समूह को आर्कीपेलागो भी कहा जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि अभी मैंने आपको बताया है कि इसको क्या होता है कि जो ये है कोरल द्वीप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला पहला होता है फिंगर 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 कोरल। यह मतलब अंगुलियों जैसा होता है, उंगलियों जैसा, अंगुलियों के प्रकार का होता है। और दूसरा होता है बेरियर कोरल। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो ये होता है अटॉल कोरल। अटॉल कोरल।
ये क्या है कि यह अगर मैं बेरियर कोरल की मैं बात करूँ तो बेरियर कोरल एक अवरोधक प्रकार का होता है। अवरोधक प्रकार का मतलब है, आपने ग्रेट बेरियर रीफ का नाम सुना होगा। ग्रेट बेरियर रीफ जो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास एक मिलेगा, आइलैंड वो भी है, तो वो भी उसी का उदाहरण है। अगर मैं बात करूं एटॉल कूलर का, तो यह गोलाकार प्रवाल होता है, ये गोल 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 टाइप का होता है। क्या होता है कि इन्हीं प्रवालों से जो इसका निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का, इसका उदाहरण है, अटल प्रवाल का उदाहरण होता है ये। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो जो आपका देखिए इस टाइप की संरचना होती है। फिंगर कोरल ऐसे होते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे ऐसे होते हैं। और अगर मैं मतलब रीफ रीफ की बात करूं, अगर मैं बेरियर कोरल की बात करूं तो ये इस टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, इस टाइप से ऐसे होंगे, ऐसे इस टाइप के ऐसे कोरल होंगे। और ये जो होते हैं अटल कोरल होते हैं, कोरल जो होते हैं वो बहुत रंगे बिरंगे भी होते हैं, इस टाइप के होते हैं। क्या होता है, हमें जो कोरल के बारे में कुछ बताता हूँ। कोरल का जो निर्माण होता है पॉलिप होता है, पॉलिप होता है, पॉलिप नाम के समुद्रिक जीव के द्वारा होता है ये। पॉलिप की जो अधिकतम जो लंबाई, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी मतलब 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास पॉलिप की लंबाई मिलती है। और यह जंतु विज्ञान मतलब ये इसको मोलस्का संघ में आने वाला कीड़े होता है, मोलस्का के समूह में आने वाला जीव होता है। और इसके द्वारा देखिए, इसके द्वारा बनाया गया प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट के ये बने होते हैं। हमारी हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की, इतनी मजबूत होती हैं ये। और क्या होता है कि जब लाखों वर्षों तक ये कोरल मिलते हैं, तो इससे ये एक रीफ का निर्माण करते हैं, जिस रीफ को हम कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल रीफ बोला जाता है जब ये बहुत लाखों साल तक बने होते हैं, तो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। और जिनको आकृति के आधार पर मैंने अभी आपको बता दिया कि 3 भागों में इसको आकृति के आधार पर इसको बांटा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं ये बात करूं कि देखिए इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं है। इसकी जो लगभग जो टोटल आबादी है, लगभग 60,000 के आसपास इसकी टोटल आबादी है। और क्या है कि अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का जो सबसे छोटा यूटी है। अगर सबसे बड़ी की बात करूं तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, दिल्ली। और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा है यूटी की, सर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। और अगर मैं साक्षरता के बारे में बात करूं तो भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता लगभग 92% है, वो यहीं पाई जाती है। और इसकी जो कैपिटल है वो है कावारती। कावारती इसकी कैपिटल है। ठीक है, देखिए मैं कोरल रीफ की ही बात कर रहा था। कोरल रीफ जो होता है जलवायु परिवर्तन जैसे होता है, जैसे वैश्विक तापमान का जो सूचक होता है, जो जलवायु परिवर्तन एवं पृथ्वी के वैश्विक तापमान के सूचक होते हैं ये। कोरल कोरल जो है, जहाँ पे मत्स्य क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, वहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी दरारें होती हैं जहाँ पे महिला चिपती हैं। और क्या होता है कि इसको हम कोरल प्रवाल भित्तियों को जलमग्न बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कलरफुल होते हैं। बहुत सारी आपने टीवी देखा होगा जिसमें बहुत कलरफुल होते हैं, इस वजह से इसको ये बोला जाता है। अब अगर मैं उनकी बात करूं, अन्य आइलैंड्स की मैं बात करूं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले आपने सुना होगा वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप की अगर मैं बात करूं तो यह केरल जो है, देखिए ये केरल है यहाँ पे, हाँ ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है वेलिंगटन द्वीप। क्या है कि यह केरल के जो बिम्बनाथ जो झील है उसमें एक, मतलब उसी पर स्थित है, विवर्तनी द्वीप है। यह भारत का जो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है, जो 6 किलोमीटर का होता है, वो यहीं पर है। इस वजह से ये मतलब इसको जो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये 6 किलोमीटर का रोड जो बनाया था, वो किसने बनाया था, बीआरओ ने। जो बीआरओ ने इसको बनाया था, ये है। और क्या है कि देखिए अब मैं दूसरा बताता हूँ। एक दो आपके आइलैंड हैं, इसमें है अलियाबाट और खतियाबाट, ये यहाँ मिलेंगे आपको। नर्मदा नर्मदा नदी जहाँ मुहाना बनाती है, इसमें अलियाबाद, इसमें अलियाबाट और खतिया,
ये यहाँ पे मिलेंगे। ये दोनों नदी द्वीप के उदाहरण हैं। ये नर्मदा नदी के मुहाने पर हैं, एकदम बिल्कुल मुहाने पर हैं और खंबात की खाड़ी में स्थित हैं। अब हम बोलते हैं, बात करते हैं श्रीहरिकोटा की। देखिए, श्रीहरिकोटा आपको मिलेगा यहाँ पे। ये श्रीहरिकोटा मिलता है आंध्र प्रदेश के पास, तमिलनाडु में नहीं है, ये यहाँ पे मिलेगा। क्या है कि ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है, जहाँ पे हमारी मिसाइल परीक्षण भी होते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो होता है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो है यहीं पर स्थित है। और क्या है कि जो भारत का, अगर मैं पहला सैटेलाइट की बात करूं, तो जो भारत द्वारा खुद का है, जो देखो सबसे पहला उपग्रह तो हमने आर्यभट्ट जो 1975 में लॉन्च किया था, लेकिन पूर्ण स्वदेशी नहीं था, वो सोवियत संघ की मदद से हमने लॉन्च किया था। अगर मैं भारत का पूर्ण स्वदेशी, ये था आर्यभट्ट। अगर भारत के मैं पूर्ण स्वदेशी अगर मैं सैटेलाइट की बात करूँ तो उसका नाम है रोहिणी। क्या है कि ये जो है, जो हमारा जो SLV की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया था 1982 को, ये हमारा इसका है। अब मैं बात करता हूँ कलाम आइलैंड। कलाम आइलैंड हमारा पड़ेगा उड़ीसा के यहाँ पे। ये कलाम आइलैंड, इसको बोलते हैं कलाम द्वीप। कलाम द्वीप की विशेषता ये है, यह क्या है कि इसका नाम अब कर दिया गया है क्या कर दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कर दिया गया है। क्योंकि इसको पहले इसको हम व्हीलर द्वीप के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था। यह भी क्या होता है कि जो हमारे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जो मिसाइल टेस्ट होती हैं, वो हमारी यहाँ से होती हैं, तो इसकी वजह से इसको रखा जाता है। ये हमारा प्रक्षेपण केंद्र है और जो हमारा जो बाकी चीज़ें हैं, जो टेस्ट की जाती हैं, वो यहाँ से की जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ न्यू मूर आइलैंड के बारे में। देखिए, अब मैं दूसरा एक स्लाइड खोले ले रहा हूँ। न्यू मूर आइलैंड की बात करूँ तो देखिए, ये है गंगा हमारी, ये जमुना नदी आती है, ये गंगा नदी आती है। तो जब ये आगे जाती है तो ये बंगाल में जाने से पहले, क्योंकि बंगाल में गंगा को बोला जाता है पद्मा, और जब इसमें जो ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आके मिलती है, फिर उसको बोलते हैं मेघना। और इसको जो क्या है, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं जमुना। ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ से इसकी एक शाखा निकल आती है, जो बंगाल से होते हुए, तो यहाँ पे एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं हम न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड बोला जाता है। तो क्या है, यह है कि ये जो हुगली नदी है, इसको हम हुगली बोलते हैं। यह एक हुगली है, और यह क्या है कि जो हुगली नदी है, इसकी रेत से बना है। ये हुगली नदी की रेत से बना आइलैंड है ये। हुगली नदी की रेत से बना आइलैंड है। क्या है कि मूर एक बांग्ला भाषा का शब्द होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि न्यू मूर बोला ना इसको, तो मूर का मतलब, मूर के एक बांग्ला भाषा का शब्द होता है, बांग्ला भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अभी बना हुआ। जिसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो उसका जो मेन आंसर होता है, उसका ये मतलब होता है कि अभी बना हुआ। क्या है कि अब मैं इसकी बात करूं, ये जो है ऐसी लोकेशन में है जिसमें बांग्लादेश, मैंने आपको बोला था ना कि बांग्लादेश अभी रोल में आएगा, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद का केंद्र है। क्योंकि बहुत सारी इसमें क्या होता है कि बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी भी है, तो इस वजह से भी ये एकदम विवाद का कारण ये बना रहता है। अब मैं एक और बात बात करूं कि देखिए, पम्बन आइलैंड यहाँ पे मिलेगा। देखिए,
ये जो पंबन आइलैंड है, और एक फैक्चुअल पॉइंट है अभी मैं आपको बताता हूँ। पंबन जो आइलैंड है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन है? पंबन द्वीप। देखो, ये जो चैन यहाँ, ये जो पानी का ये वाला हिस्सा है ना, इस साइड वाला है, इसको बोलते हैं हम पाक जलडब्रू मध्य। और ये इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम मन्नार की खाड़ी। इसको बोलते हैं हम मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो ये है इसमें। और मैं जो भी है, तो इसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें मैंने बता ही दी। अब मैं आगे के बारे में, देखिए ये मैंने आइलैंड का एक वो रखा था, मैप रखा था, तो इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, जिसको बोलते हैं हम सुमात्रा, और हमारे ग्रेट निकोबार की जो कुल दूरी है वो है लगभग 106 किलोमीटर की दूरी है। और इनके बीच में कितने डिग्री चैनल है? 6 डिग्री चैनल इनके बीच। क्या है कि देखिए, इंडोनेशिया की यहाँ से एक वो है मलक्का स्टेट की, आपने बात सुनी होगी, मलक्का की जल संधि। अगर हमें चाइना को कंट्रोल करना है तो मलक्का स्ट्रेट के पास एकदम हमारा जो ग्रेट निकोबार है, इसलिए जो भारत सरकार है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने देखा होगा कि लगभग जो भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए अप्रूवल दी है कि इसको विकसित किया जाएगा। जिससे हम क्या है कि अगर हमें चाइना को कंट्रोल करना है तो हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना है, तो हमें जो मलक्का स्टेट के पास जो ये वाला क्षेत्र है, हमें विकसित करना ही होगा। क्योंकि जो जनता होती है वो एक आंखें होती हैं आर्मी की, कि यहाँ से कुछ भी अगर निकलता है तो वो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो टोटल आबादी रहती है ग्रेट निकोबार में वो लगभग 8,000 के आसपास रहती है। और भारत सरकार का ये कहना है कि इसको डेवलप करने के बाद कम से कम हम 6 लाख से साढ़े 6 लाख के आसपास यहाँ पे आबादी हम रखेंगे, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, जिसमें मतलब जो पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, और एयरपोर्ट भी बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की इसमें बात की जा रही है। और ये वाले जो हमारे जो, अगर मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सामरिक दृष्टि की अगर मैं बात करूँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण जो हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है इनकी। अगर लोकेशन की देखिए, मैं अभी ये बता रहा हूँ, देखिए मैं और हाँ, देखिए क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बिल्कुल पास में है। यहाँ पे है आपकी जो मलक्का स्ट्रेट है, तो यहाँ से ही निकलते हैं, तो इस वजह से इनको विकसित किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।